वेलकम बच्चों। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पे बातचीत कर रखी है। ऑलमोस्ट डॉट प्रोडक्ट ख़त्म ही कर दिया था। एक क्वेश्चन हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड और कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी हमें वर्किंग आनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बना दिया है, जो कि 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता हो किसके साथ? वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के साथ, और 90 डिग्री फॉर्म करता हो किसके साथ? j कैप माइनस k कैप के साथ। इस क्वेश्चन से हम लोग वर्किंग जरूर सीखेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद करोगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें हैंडल कैसे करना है, ये हम लोग का मेन कंसर्न है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो देखो फाइनल एग्जाम में भी तुम लोग को ही करना है ना। तो हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि इस वेक्टर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हो और j माइनस k कैप के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता हो। ऐसे क्वेश्चन को हमें करना कैसे? तो सबसे पहले क्या करो, एक वेक्टर एज्यूम कर लो, एक जनरल वेक्टर मान लो 3 डायमेंशन में, कुछ भी मान लो, अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, जो तुम्हारा मन करे। कोई भी 3 वेरिएबल लेकर, 3 कंपोनेंट लेकर एक वेक्टर एज्यूम कर लो। ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर बताना है, तो हम इनिशियली तो ऐसा कोई वेक्टर सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना। बट हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 के साथ साथ ये दोनों बातें भी क्या होती हो, सेटिस्फाई होती हो, है ना। तो मान लेते हैं हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर आर। मान लो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। दिस वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, ये वेक्टर आर है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें इस वेक्टर का पता लगाना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगानी है। बट हमने ये वेक्टर माना तो जरूर है, बट पहली ही कंडीशन क्या है क्वेश्चन के वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर पे, कि वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसकी मॉड वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो मॉड वैल्यू लगा दो, यूनिट वेक्टर इसकी मॉड वैल्यू 1 कर दो। मॉड वैल्यू 1 करने का मतलब इसका मॉड निकालो। मॉड वैल्यू कितनी आएगी? मॉड वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बराबर कितना? 1। यूनिट वेक्टर है। तो अगर रूट वैल्यू 1 है तो पूरा का पूरा रूट हटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना होगा? 1 होगा ना। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अब इन दोनों की बात, क्योंकि अपने पास अननोन 3 है तो 3 कंडीशन चाहिए एग्जैक्ट वेक्टर बताने के लिए। तो एक कंडीशन हमने यूज कर ली, एक कंडीशन यहां से मिलेगी, एक कंडीशन यहां से मिलेगी। ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये वेक्टर है, हमें बताना है। इसमें हम लोग अब करते क्या है, जब हमें 2 वेक्टर्स दिए हों और एंगल्स दिए हों, तो यहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। एंगल हमें दिया है ना, 60 डिग्री दिया है, तो वी विल ट्राई टू राइट डॉट प्रोडक्ट। और दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट, एक तरफ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका एंगल को भूल जाएंगे। ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का डॉट कैसे लिखा जाता है वो लिख देंगे। तो डॉट लिखना हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं ना, जब से वेक्टर हमने जाना है तब से हम लोग जानते हैं हाउ टू राइट डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होगा, आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, के का के साथ डॉट, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? 2x प्लस 2y माइनस जेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, सही है ना। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, एक तरफ तो दोनों का डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लें यूजिंग डॉट प्रोडक्ट जैसे लिया जाता है वैसे। तो बाकी सारे जो दूसरे यूनिट वेक्टर्स हैं, आई का जे के साथ के साथ 0 हो जाएगा, जे का के और आई के साथ 0 हो जाएगा, और के का आई और जे के साथ भी क्या हो जाएगा? डॉट 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो अभी हम इस वाली कंडीशन को यूज करने जा रहे हैं ना, इस कंडीशन को यूज करने जा रहे हैं। तो एक तरफ अब इन दोनों वेक्टर्स का पहले डॉट लिखते हैं। तो क्या मिलेगा? आई का आई के साथ डॉट से 2x आएगा, जे का जे के साथ डॉट से कितना आएगा? 2y आएगा, और k का k के साथ डॉट से कितना आएगा? माइनस जेड आएगा। बोलो, ठीक है। इज इक्वल टू कितना? सही है ना, इज इक्वल टू। ये तो हमने LHS जैसे डॉट लिखा जाता है वैसे लिख लिया। दूसरी साइड डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे a डॉट बी लिखते हो, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने ये a डॉट बी लिख लिया, तो a डॉट बी एक्चुअल में राइट साइड में जब लिखा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? मॉड a मॉड b कॉस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट। यहां पे हमने ये 2 वेक्टर्स यूज किए हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। ये 2 वेक्टर्स यूज किए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ये लिख लिया। अब दोनों का क्या लेते हैं? पहले तो मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इनटू कॉस थीटा कर देते हैं। इसका मॉड कितना आएगा? देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना? 8,
और +1 कितना 9, 9 का रूट कितना 3, तो एक मॉड होगा, इसकी मॉड वैल्यू 3 हो गई। इसकी मॉड वैल्यू कितनी होगी, इसकी मॉड वैल्यू तो हमने पहले से कंडीशन क्वेश्चन कह ही रहा था, वो कंडीशन ऑलरेडी लिख रखी है, इस कंडीशन को हम यूज़ कर लेंगे इसका मॉड लिखते वक्त। तो मॉड वैल्यू होगी √x² + y² + z², बट x² + y² + z² बराबर होना कितना है 1 होना है, तो √1 कितना होगा 1 होगा। तो दूसरा मॉड वैल्यू हो गया 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होगा हाफ होगा, ये देखो ये हो गया। बोलो सही है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को हमने यूज करके डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, दोनों साइड जैसे लिखना चाहिए था। अब ये वाले वेक्टर की बारी आई, इस वेक्टर को यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आर ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है अब इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाली बात यूज करते हैं। तो एक तरफ तो पहले दोनों का डॉट लिख लो, तो इसमें आई कैप है पर इसमें आई कैप है ही नहीं, आई कैप नहीं है मतलब यहां से 0 आई कैप हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट आई और आई का कितना हो गया 0 हो गया। जे और जे का लो, यहां पे y है और यहां पे कितना है 1 है, तो y और 1 का प्रोडक्ट कितना होगा y होगा, ठीक है ना। अब k की बात करते हैं, तो यहां से z और यहां से -1, तो z और -1 का प्रोडक्ट कितना -z, ठीक है। ये तो LHS हो गया, डॉट प्रोडक्ट कैसे एक्सपैंड करते हैं उसके थ्रू लिखा बराबर। अब RHS पे आ जाओ, तो RHS पे cos 90 मिलेगा कि नहीं, मॉड तो मिलेगा ही, बट जल्दी से हमें दिख रहा है तो हम लोग 90 डिग्री से ही बात कर लें कि cos 90 डिग्री एक टर्म आएगा RHS में, पहले वेक्टर का मॉड इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड इंटू cos थीटा इंटू cos ऑफ कितना 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हो गया 0। बोलो सही है, ठीक है ना। अब देखो अपने पास कितनी इक्वेशंस हो गई, एक ये हुई, एक ये वाली हो गई है ना, एक ये वाली हो गई, 3 इक्वेशंस हो गई, x y z 3 अननोन है, सॉल्व करके निकालना है हमें, ठीक है। थोड़ी सी हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, बाकी कैलकुलेशन तुम ही करोगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि आगे का प्रोसेस हमें बस वैरायटी जाननी है कि एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो एग्जाम में भी आपको ही फेस करना है, ठीक है। तो y - z = 0, देखो ये सबसे सस्ता रिलेशन है, सबसे अच्छा रिलेशन ये है। तो y - z = 0 से यहां से एक काम कर सकते हैं हम, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम दो वेरिएबल को किसी तीसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, देख यहां पर तीनों वेरिएबल है, x भी है y भी है z भी है, इसमें भी x भी है y भी है z भी है। तो क्वाड्रेटिक को तो छोड़ दो, क्वाड्रेटिक की बात तो बाद में करेंगे, जो सेकंड डिग्री है उसको तो बाद में देखते हैं, पहले लीनियर से काम करते हैं। लीनियर के थ्रू क्या करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स को तीसरे के टर्म में निकाल लेते हैं पहले, और फिर उन सभी को ले जाकर यहां पे पुट कर देते हैं, ये काम करना है। तो यहां से बड़े आसानी से मिल रहा है y = z, लेट से हम सबको z में ले जाना चाहते हैं ना, सबको हम z में ले जाना चाह रहे हैं, तो यहां से y आ गया कितना z आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई z आ गई। अब इसी y को यहां पे पुट कर दो 2y की जगह, और यहां से x भी किसके टर्म्स में निकाल लो, z के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज y = z आया है, ये y = z यहां पे पुट कर दो, तो 2z - z कितना z हो गया ही, तो ये बना 2x + z बराबर 3/2, तो 2x बराबर 3/2 - z होगा ना, एक बार देखना कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है। y = z यहां पुट कर दें, तो 2z - z कितना हो गया z हो गया, तो ये z इधर आएगा, तो 3/2 - z बनेगा, 3/2 - z, और उधर 2x था, यहां से हम x निकाल सकते हैं ना। सो दिस इंप्लाइज कितना, दिस इंप्लाइज x विल बी, यहां लिखते हैं, दिस इंप्लाइज x आ जाएगा कितना 3/4 - z/2। बोलो ठीक है, देखो x भी आ गया किसके टर्म्स में, z के टर्म्स में, x भी मिल गया हमें z के टर्म्स में, y भी मिल गया z के टर्म्स में, और z तो z है ही। अब ये x और y दोनों यहां पर ले जाके रख दें और सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो x², इसमें क्या x² है, तो x² मतलब 3/4 - z/2 का होल स्क्वायर ना, 3/4 - z/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो गई, प्लस y² है, x² हो गया प्लस y², y भी z के टर्म्स में निकाल रखा है हमने, y² कितना है z² है, तो y² z² हो गया, और z² तो z² है ही, तो एक बार z² और आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1।
बोलो ठीक है। अब यहां से देखो z में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, z में क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी z में, ठीक है ना, z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा या दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस z में बनने वाली क्वाड्रेटिक के नेचर ऑफ रूट्स पे। अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसी बन गई z में जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब z की कोई रियल वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी, और जब z कोई रियल निकल के नहीं आएगा तो वेक्टर r तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वेक्टर r को रियल पाने के लिए x, y और z तीनों रियल नंबर होने चाहिए। सही कह रहे? तो अगर क्वाड्रेटिक ऐसी बनी जिसके कोई रियल रूट्स ही नहीं है, मतलब z की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, और z की कोई वैल्यू रियल नहीं आई, मतलब ऐसा कोई वेक्टर r एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर z की मान लो, लेट्स से इक्वेशन के ऊपर देखकर खाली बात करें हम कि अगर z की मान लो रियल एंड इक्वल वैल्यू आई, z के रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो, रियल एंड इक्वल हो अगर, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए तो फिर उस केस में क्या होगा, z की पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए y भी से इकलौता आएगा और x भी क्या होगा, x भी देखो यहां से इकलौता आएगा। तो z की अगर एक वैल्यू आई तो y भी एक आएगा और x भी एक ही आएगा। सही है। अगर z की सिर्फ रियल एंड इक्वल वैल्यूज आई इस क्वाड्रेटिक के थ्रू तो z इकलौता मिलेगा, तो y भी उस z के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू तो देगा और x भी उस z के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू तो देगा। तो इकलौता z, इकलौता y, इकलौता x, मतलब देयर इज ओनली वन वेक्टर इन दैट केस। और अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए कि z की दोनों वैल्यूज निकल के जो आई वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो फिर z की दो वैल्यू के लिए z की पहली वैल्यू डालेंगे तो पहला y और पहला x मिलेगा करस्पॉन्डिंग, वो एक वेक्टर देगा। फिर z की दूसरी वैल्यू डालेंगे करस्पॉन्डिंग तो दूसरा y और दूसरा x मिलेगा, वो दूसरा वेक्टर देगा। तो उस केस में हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स पॉसिबल होंगे। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली हम बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स जैसा आएगा वैसा आंसर पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा अपने दिमाग को परेशान नहीं करना है, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, जो आएगा रख देंगे और आंसर मिल जाएगा। बोलो ठीक है, सही है। तो बड़े आगे हम लोग फिर, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग अब शुरुआत करेंगे किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर्स प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, ठीक है बच्चों। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग भी क्रॉस प्रोडक्ट फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स करेंगे, बट क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो वही होगी जो फिजिक्स में होती है, डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स a और b हैं तो a क्रॉस b क्या लिखते हो, a क्रॉस b दिस इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा और एक n कैप वेक्टर होता है कि नहीं। a क्रॉस b बराबर कितना, मॉड a मॉड b साइन थीटा और n कैप, जहां पर मॉड a वेक्टर a की लंबाई, मॉड b वेक्टर b की लंबाई, साइन थीटा साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, और n कैप जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट की। a क्रॉस b की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, उसके अलोंग, उस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, मतलब एक वेक्टर जिसकी लंबाई 1 यूनिट की है ना, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है a क्रॉस b के अलोंग, कौन, n कैप। सही है ना। तो ये हुआ बात कि मॉड a मॉड b साइन थीटा और n कैप, और ये n कैप की डायरेक्शन यूनिक होती है, ये हम लोग जानते हैं फिजिक्स में। अपना हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं ना कि राइट हैंडेड सिस्टम, उस सिस्टम के थ्रू निकालते हो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी। a और b अगर दिया हुआ है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में a क्रॉस b आता है, वो हम सभी लोग जानते हैं कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b को हम ये कहते हैं कि a क्रॉस b क्या रिप्रेजेंट करता है, a क्रॉस b के डायरेक्शन वो होती है
विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। मानते हो इस बात को? क्योंकि ए क्रॉस बी से हमने क्या बोला कि ये जानते हैं ना, एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? वो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। पर ए क्रॉस बी के तहत ये जो लिखी हुई चीज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो राइट हैंडेड सिस्टम से? ऐसे ना, ए क्रॉस बी है तो ए की तरफ रखते हो, पाम को रखते हो बी की तरफ, और जो थंब का डायरेक्शन होता है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ठीक है, तो मतलब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो ग्रीन बोर्ड के किधर है? बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक है ना? तो ये ए क्रॉस बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें वेक्टर देता है, और वो वेक्टर जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी वेक्टर ऐसे आएगा ए क्रॉस बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ए और बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी, तो थंब इधर आएगा। तो ये समझ लो कि ये जो चौक हमने रखी है, ये चौक ग्रीन बोर्ड से बाहर की तरफ एरो दे रही है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होगी। और ये जो चौक है ये वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है, और पूरे के पूरे ग्रीन बोर्ड पर भी परपेंडिकुलर है। ग्रीन बोर्ड बोल रहे तो वो प्लेन जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी रखा हुआ है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि ए क्रॉस बी, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या जो वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टोरियल रिजल्ट देता है हमें, स्केलर रिजल्ट नहीं देता है। कैसा रिजल्ट देता है? वेक्टर रिजल्ट देता है, जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी की बात करने पर इसका डायरेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन होगा। वो डायरेक्शन कैसा होगा? जो कि वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसलिए उस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी रखे हुए हैं। मतलब अगर तुमसे कोई बोलता है कि मान लो दो वेक्टर हैं पी और क्यू, ठीक है, दो वेक्टर हैं पी और क्यू। अभी बस जितनी बात बोली है उतने पे सुनना, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। अगर कोई कहता है कि पी और क्यू दो वेक्टर्स हैं, तो पी क्रॉस क्यू की जो डायरेक्शन होगी वो पी पर परपेंडिकुलर देगा या नहीं देगा, क्यू पर परपेंडिकुलर देगा या नहीं देगा, और पी और क्यू के प्लेन पर परपेंडिकुलर देगा या नहीं देगा। ठीक है ना? कुछ कंडीशंस इस पे और लगेंगी ना, कि जैसे पी और क्यू नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें अभी मतलब इसीलिए हम खाली बस क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब के बेसिस पर तुमसे बात कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, उस पर हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो उन दोनों पर इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है और उनके प्लेन पर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन का जब वेरिएशंस होगा तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट का इतना मतलब समझ में आया? समराइज करें क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर एक एन कैप भी साथ में लगा होता है जो कि एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी एंड ऑल्सो टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे ना, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में तो हम लोग बहुत यूज करते हैं ना, लिखते तो ही, फॉर्मूला तो हम लोग भी अभी लिखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। पर हम लोग एप्लीकेशन पे बात कर रहे होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, कि मान लो हमें दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक बातचीत है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और हमसे कोई कहे कि यार एक वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, जो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी पर भी क्या हो? परपेंडिकुलर हो। सिर्फ हमारी बातों को सोचना हाँ या ना में। अगर हम बोलते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा हो, क्या वो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर नहीं होगा? होगा।
ऐसा वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है और ये कैसा वेक्टर है, बाहर आता हुआ वेक्टर है, ग्रीन बोर्ड से बाहर आता हुआ वेक्टर है, तो क्या ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये ग्रीन बोर्ड पर परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। मतलब ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर जो बाहर आ रहा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर बिल्कुल होगा। अब मान लो कोई एक ऐसा वेक्टर जो ग्रीन बोर्ड से अंदर जा रहा हो, ग्रीन बोर्ड से किधर जा रहा हो, अंदर जा रहा हो, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है। मान लो कि ये पीछे से खाली जगह है और हमने इसको खींच के बाहर निकाल दिया पीछे की तरफ, तो क्या ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर नहीं होगा? ये भी तो होगा। बट इसमें और इसमें दोनों में अंतर किस बात का है? डायरेक्शन का अंतर है। समझ रहे हो बात? कि जो बाहर आता हुआ वेक्टर है ग्रीन बोर्ड पर वो भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है ए और बी पे, जो अंदर जाता हुआ वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली जो अंदर जा रहा है वो भी वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब हमें परपेंडिकुलर वर्ड बोल के काम करने बोलेगा कि यार हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है जो ए और बी दोनों पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उस समय तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जब वेक्टर की बात होगी तो वो बाहर आता हुआ वेक्टर भी होगा और अंदर जाता हुआ वेक्टर भी होगा, दोनों तरह के वेक्टर होंगे, ठीक है ना, दोनों तरह का वेक्टर होगा। पर ए क्रॉस बी जो होगा वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन देगा? हमें सिर्फ बाहर आता हुआ वेक्टर देगा। समझ रहे हो ना? ए क्रॉस बी सिर्फ कौन सा वेक्टर देगा? बाहर आता हुआ वेक्टर देगा। तो अंदर जाता हुआ वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात नहीं कर रहे। जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी उसी के उल्टी डायरेक्शन में हमें मिलेगा दूसरा तरफ का वेक्टर, ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन पलटने के लिए क्या करते हो? माइनस से मल्टीप्लाई। तो अगर ए क्रॉस बी एक तरफ का वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो दूसरी तरफ का वेक्टर कौन होगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लंबाई तो तुम्हें जो मन करे वो हम लोग करते ही जाएंगे ना, वेक्टर को लंबा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, वो तो मैग्नीट्यूड का खेल हो गया। डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को अगर पलटना है तो उसको बस क्या कर दो, डायरेक्शन की बात करें सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो और माइनस ऑफ ए क्रॉस बी फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग भी एक बार समराइज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज। तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट क्या करेगा? क्या हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं बी क्रॉस ए? बोलो ठीक है ना? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब इकलौता है, ए क्रॉस बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर देगा। ए क्रॉस बी जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर देगा इन जनरल, ठीक है ना। कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं तो इन जनरली हमें ए क्रॉस बी से तो एक ही डायरेक्शन मिलनी है, परपेंडिकुलर एक ही तरफ का मिलेगा वेक्टर। पर हमसे बोला जाए कि नहीं, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है हमको, तो हम ए क्रॉस बी भी लेंगे और माइनस ऑफ ए क्रॉस बी भी लेंगे। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है यहां तक? चलो तो ये तो लिख लो, ये तो जानते भी हो, लिख लो ये सारी बातें। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एन कैप is the unit vector perpendicular to the vector A and vector B or to the plane of vector A and B in the direction formed using right-handed system, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड सिस्टम से जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन का एन कैप क्या देगा? यूनिट वेक्टर देगा। ये फॉर्मूला हो गया। समझ में आई बात? फाइनली कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, है ना, कि ए क्रॉस बी का मतलब यही होता है। बट हमें क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पे हम लोग बात करें, अगर हमें दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम ए क्रॉस बी भी लेंगे और माइनस ऑफ ए क्रॉस बी भी लेंगे, या ए क्रॉस बी कह लें और बी क्रॉस ए कह लें। बी क्रॉस ए और माइनस ऑफ ए क्रॉस बी बोथ आर सेम। तो हम लोग परपेंडिकुलर पे जब भी बातें करेंगे हमें दोनों डायरेक्शन का टेक केयर करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है टू फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हम लोग जानते ही हैं, बट एक बार रिकॉल करते हैं, है ना। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए,
अगर हम ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम कम्यूट कराते हैं, डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था। डॉट प्रोडक्ट के इधर उधर वाले वेक्टर्स अगर हम स्वैप कर दें तो डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर देंगे तो इन जनरल गलत हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि कम्यूट कराएं, ए की जगह बी ले आएं, बी की जगह ए ले आएं, अगर एक्सचेंज करना चाहते हो तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इस माइनस को इधर भेज दो, तो अगर तुम बी क्रॉस ए को कम्यूट कराओगे, बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, इसी से मिल जाएगा। बस इस माइनस को इधर भेज दो, ठीक है ना। तो कम्यूट जैसे ही कराएं, चाहे ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखें तुरंत माइनस लगाना है, चाहे बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखें तुरंत माइनस लगाना है। दूसरा ये है कि m कोई स्केलर है, स्केलर टाइम्स अगर हम एक क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस स्केलर को हम किसी भी वेक्टर में ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इस m को a के साथ रख सकते हैं, फिर क्रॉस ले सकते हैं b के साथ, या फिर हम इस m को b के साथ रख के m टाइम्स वेक्टर b बना लें और फिर यहाँ पर a अलग करके उन दोनों का क्या ले लें, क्रॉस ले लें। तो स्केलर को हम किसी भी वेक्टर के साथ ले जाकर रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पहले ए और बी का क्रॉस ले लें और फिर लास्ट में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अगर m कोई रियल नंबर है और हम अगर, तो फिर हम ये तीनों बातें क्या कर सकते हैं, ऑल थ्री आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर m और n दोनों ही रियल नंबर्स हैं, स्केलर्स हैं दोनों, m और n दोनों ही स्केलर्स हैं। तो वही बात है कि तुम्हारा जहाँ मन करे m और n को अलग अलग, m को a के साथ n को b के साथ रखो, चाहे m इंटू n प्रोडक्ट बना के उसको a के साथ रख लो या b के साथ रख लो। यहाँ पे हमने a के साथ रखा है, यहाँ पर हमने b के साथ रखा है, बोलो ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया है, mn पूरा ही बाहर कर लिया, m और n पूरा ही बाहर कर लिया। पहले a और b का क्या ले लिया, क्रॉस ले लिया, फिर बाद में m इंटू n को उसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये a क्रॉस b प्लस माइनस सी, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बिल्कुल जैसे डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यहाँ पे क्रॉस की जगह जब डॉट था तो भी हम इसको लिख रहे थे ना, जब यहाँ डॉट था तो a डॉट b प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो इधर भी माइनस लिखना है। जो साइन LHS में होगा ब्रैकेट के अंदर वही साइन हम RHS में भी रखेंगे। तो जब यहाँ b प्लस सी होगा तो यहाँ पर भी प्लस यूज होगा, जब यहाँ पर b माइनस सी होगा तो यहाँ पर माइनस यूज होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा a क्रॉस b और प्लस माइनस, जब प्लस होगा तो प्लस, जब माइनस होगा तो माइनस, a क्रॉस सी, a क्रॉस सी। पर जब ब्रैकेट खोलोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि ब्रैकेट के बाहर जब जो टर्म है और जो ब्रैकेट के अंदर है, जब हम a और b की रिलेटिव बात करेंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो a का क्रॉस लेना होगा ना b के साथ, और एक बार a का क्रॉस लेना होगा किसके साथ, c के साथ। तो क्रॉस के पहले LHS में कौन है, वही RHS में भी क्रॉस के क्या होगा, पहले होगा। जो क्रॉस के बाद है LHS में, वही RHS में भी क्रॉस के बाद होगा। तो जैसे a क्रॉस b की हम बात करें तो इस क्रॉस के लिए a और b की बात अगर हम करते हैं तो क्रॉस के पहले a है और क्रॉस के बाद b है। सेम चीज़ यहाँ पे, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर चेंज होगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रॉस के पहले a और क्रॉस के बाद b, तो क्रॉस के पहले a क्रॉस के बाद b, ऑर्डर इज मस्ट टू मेंटेन। फिर a क्रॉस, यहाँ पे क्या प्लस माइनस के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, a क्रॉस c है ना, ठीक है। क्रॉस के पहले a है, क्रॉस के बाद c है, तो यहाँ पर भी क्रॉस के पहले a होगा, क्रॉस के बाद c होगा। ये बात का ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में इससे कोई परहेज नहीं था, हम लोग चाहते तो बदल सकते थे और बदला भी है हम लोगों ने। a डॉट बी को b डॉट ए लिखा जा सकता है, बट क्रॉस में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आओ, a प्लस माइनस बी क्रॉस सी, पहले ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी और बाहर क्या है, क्रॉस सी है। प्लस माइनस का मतलब तो यही, जब यहाँ प्लस यूज होगा तो इधर भी प्लस यूज होगा, जब LHS में माइनस यूज होगा तो RHS में भी माइनस यूज होगा। फिर से वही बात, ये भी ब्रैकेट खुल जाएगा, पर जब हम a और c की बात करेंगे तो क्रॉस के पहले a है, क्रॉस के बाद c है। सेम सिनेरियो RHS में होना चाहिए, क्रॉस के पहले a हो, क्रॉस के बाद c हो, क्रॉस के पहले a हो, क्रॉस के बाद c हो, ठीक है। और फिर जब प्लस या माइनस जो भी LHS में होगा अकॉर्डिंगली हम RHS में लगा देंगे प्लस या माइनस। और फिर b क्रॉस के पहले है,
बी और सी की जब बात करेंगे तो क्रॉस के पहले बी है और क्रॉस के बाद सी है। आरएचएस में क्रॉस के पहले बी होना चाहिए, क्रॉस के बाद सी होना चाहिए, क्रॉस के पहले बी होना चाहिए, क्रॉस के बाद सी होना चाहिए। बिल्कुल वही ऑर्डर मेंटेन है जो एलएचएस में है। ठीक है, ये हमने एक बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट लिखा है जो हम लोग एज अ क्वेश्चन या बहुत बेसिक सी बात है जो कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नल है। क्रॉस प्रोडक्ट नल होने का मतलब क्या क्या बात हो सकती है। क्रॉस प्रोडक्ट में 3 टर्म होते हैं राइट साइड में ना, फॉर्मूले के हिसाब से, मॉड ए, मॉड बी, साइन थीटा। एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, मॉड ए, मॉड बी, साइन थीटा। मॉड ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है ए नल नहीं है। नल वेक्टर ही ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है। तो मॉड ए नल हो नहीं सकता बिकॉज ए इज नॉन जीरो। मॉड बी भी नल नहीं, मॉड बी भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज बी इज नॉन जीरो। समझ आई, मॉड ए जीरो नहीं हो सकता, मॉड बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही नल वेक्टर नहीं है। तो बचा क्या, साइन थीटा ही तो बचा। तो इसको जीरो बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, साइन थीटा होगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा या तो जीरो हो या पाई हो। मतलब वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मींस वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। तो जब वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स जब कोलिनियर होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट नल होता है। बोलो ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ये जीरो। वही लिखा हमने, थीटा इज जीरो और पाई, मतलब वेक्टर्स आर इन दैट केस व्हाट, कोलिनियर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वही फॉर्मूला हमने लिखा है कि अगर वेक्टर ए है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, वेक्टर बी है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, तो a क्रॉस b क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है थर्ड ऑर्डर का, ij के पहली रो, a1 a2 a3 पहले वेक्टर्स के जो कंपोनेंट हैं वो सेकेंड रो, और जो दूसरे वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं वो तीसरी रो। पहला दूसरा रो किसके हिसाब से, इस क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। क्रॉस के पहले कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए, तो सेकेंड रो बनाओगे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को। क्रॉस के बाद कौन सा वेक्टर है, बी, तो थर्ड रो बनाओगे क्रॉस के बाद वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स को। तो बी के कंपोनेंट थर्ड रो में जाएंगे और ए के कंपोनेंट सेकेंड रो में जाएंगे। और फर्स्ट रो में कौन होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये एक्सपैंड कर लेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं हम लोग, और इसको एक्सपैंड करते ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो ठीक है ना, यहां तक सही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक बिल्कुल बताना अगर कोई भी परेशानी हो। ऑलमोस्ट हम लोग इन सब बातें को जानते हैं। ठीक है, बढ़े आगे कुछ। अब हम लोग बातचीत करें, कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बढ़े, लिखो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम ये कह रहे थे ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें इन जनरल परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, पर पर्टिकुलर डायरेक्शन का देता है, और जब उसी डायरेक्शन में हम आगे प्लस माइनस दोनों यूज कर लेंगे तो हमें हर डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। मतलब दोनों डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। बाकी एग्जैक्टली क्या वेक्टर चाहिए होगा वो क्वेश्चन में और कंडीशंस दी होंगी। ठीक है ना। डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे प्लस भी यूज करना है और आगे माइनस भी यूज करना है। उसी पर बेस्ड है हम लोग अब जो अगला पॉइंट लिख रहे हैं वो लिखो कि पहला पॉइंट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या ऐसे कह लें कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो चाहे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर इंडिविजुअली हम बात करें, ऐसे स्टेटमेंट दोनों तरीके का हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए हम दोनों तरीके से बात बोल रहे हैं कि हमें वो यूनिट वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स पे, वेक्टर ए पे भी और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर हो, या ऐसे कहें कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन कर रहा है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। हमने क्या बोला था कि अगर एक डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर
जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी से बाहर आता हुआ वेक्टर, ये वाला वेक्टर मिलेगा। पर हमें क्वेश्चन ये नहीं बोला कि ए क्रॉस बी बताओ कैसे लिखोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर इतना अगर हम लिखेंगे तो हम बायसिंग कर रहे हैं, हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। क्यों, ग्रीन बोर्ड से खाली बाहर आता हुआ वेक्टर परपेंडिकुलर थोड़ी होगा ग्रीन बोर्ड पे, वो वेक्टर जो अंदर जा रहा है वो भी तो परपेंडिकुलर होगा ग्रीन बोर्ड पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस और माइनस। बोलो ठीक है। क्या ये यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर होगा ये मानते हो, ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर होगा। क्या ये एक डायरेक्शन का वेक्टर है या दोनों डायरेक्शन इसमें कवर्ड हो गई, दोनों कवर्ड हो गई। क्यों, क्योंकि हमने प्लस भी बाहर दिया है और माइनस भी दिया है। ठीक है, ये जो भी वेक्टर होगा ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर भी वेक्टर आएगा और एक साइन से ग्रीन बोर्ड के अंदर भी जाता हुआ परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर है ये तो कंफर्म है, और दोनों डायरेक्शन भी कवर हो गई ये भी कंफर्म है। पर क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर चाहिए। किसी भी वेक्टर को यूनिट कैसे बनाते हो, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, जब उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको कर दो डिवाइड। बोलो सही है, बस हो गया काम खत्म। ये वो यूनिट वेक्टर आ गया फाइनली जो कि ए और बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, या ऐसे कहें कि ए और बी दोनों के को कंटेन करने वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्या है, एप्लीकेशन है टू फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जब भी हमें दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर चाहिए होगा, हम सीधे प्लस माइनस के साथ क्या लेंगे, क्रॉस लेंगे। प्लस माइनस बाहर रखते हुए क्रॉस ले लेंगे, हमें दोनों डायरेक्शन का क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर ए और बी कोलिनियर नहीं है तो, क्योंकि अगर ए और बी कोलिनियर हो गए तब तो फिर लोचा हो जाएगा ना, फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा। ए और बी अगर कोलिनियर हो गए तब तो क्रॉस प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, उस केस में नहीं। तो जब भी हमसे ऐसा पूछा जाएगा, हमें ए और बी नॉन कोलिनियर देकर ही पूछा जाएगा। कोलिनियर देकर परपेंडिकुलर वेक्टर कभी नहीं पूछेगा। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ही परपेंडिकुलर वेक्टर पूछेगा। उस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो मन करे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों रखा है ना हमने। तुम्हारा मन करे ए क्रॉस बी मत लिखो, तुम बी क्रॉस ए लिखो। तो जब इनके लिए हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो भी तो एक ही डायरेक्शन आएगी, दोनों डायरेक्शन तो आएगी नहीं, तब भी एक डायरेक्शन आएगी। बट बाहर तो क्या है, प्लस माइनस दोनों है ना। तो प्लस माइनस विल टेक केयर ऑफ बोथ द डायरेक्शंस। तुम्हें ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी लिखो, बी क्रॉस ए लिखना है, बी क्रॉस ए लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि दोनों से ही मिलेगा तो एक। पर प्लस माइनस विल टेक केयर ऑफ बोथ द डायरेक्शंस। बाहर आता हुआ वेक्टर भी देगा और अंदर जाता हुआ वेक्टर भी देगा। सही है यहां तक। ये यूनिट वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, बस अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन और करते हैं कि वेक्टर ऑफ लेंथ के, वेक्टर ऑफ लेंथ के, अभी ऊपर क्या निकाला था, यूनिट वेक्टर। अब क्या निकाल रहे हैं, एक वेक्टर जिसकी लंबाई k हो एंड परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, बोथ a एंड b। वो वेक्टर जिसकी लंबाई k यूनिट्स हो, लेंथ k यूनिट्स होनी है, और परपेंडिकुलर होना है किस पे, a पे और b पे। तो क्या करोगे, ये वन लेंथ का वेक्टर है। कितनी लेंथ का वेक्टर है ये पूरा गोला, वन लेंथ का। इसी को हमें कितनी लेंथ बनानी है, k। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, k से। 2 लेंथ बोलेगा तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 लेंथ बोलेगा, 100 यूनिट्स लेंथ बोलेगा तो पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी लेंथ बोल रहा है, k यूनिट्स बोल रहा है, तो इस पूरे को क्या कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस माइनस k टाइम्स a क्रॉस b बाई मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। बोलो सही है।
इसने क्या काम किया, हमें ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया, कितनी लेंथ का, यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया दोनों डायरेक्शन का। पर हमें 1 यूनिट लेंथ का नहीं चाहिए था, हमें k यूनिट लेंथ का चाहिए था। तो k यूनिट लेंथ का पाने के लिए क्या कर दो, बस वेक्टर को k से मल्टीप्लाई कर दो। सही है ना। तो ये हो गया, ये पूरा, अब ये वाला जो रिजल्ट है ये वेक्टर हो गया कितनी लेंथ का, लेंथ k यूनिट्स का, और परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बढ़े आगे, लिखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 3 फॉर्मूले हैं, है ना, ठीक है बच्चों, 3 फॉर्मूले हैं ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है, मतलब ये फॉर्मूले हैं, इनको नोट करोगे, याद रखोगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो और ट्रायंगल की अगर हमें किसी भी 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर पता हो, किसी भी 2 साइड के अलोंग अगर हमें वेक्टर पता है तो हम उस ट्रायंगल की एरिया बड़े आराम से बता सकते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला है कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ट्रायंगल ABC है, और हमें किसी भी 2 साइड के अलोंग वेक्टर पता हो, एनी 2 साइड, मान लो ये पता है और ये पता है, ठीक है, कोई भी 2 साइड के अलोंग वेक्टर अगर पता है, मान लो BA वेक्टर A है और BC वेक्टर B है, हमें कोई भी 2 वेक्टर्स पता हो, कोई भी 2, तो उन दोनों का क्रॉस ले लेना है, फिर उस क्रॉस को लेने के बाद उसका मॉड ले लेना है, उस वेक्टर, उस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लोगे, मॉड लोगे, और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो जो आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी, है ना, घबराना नहीं है, बस बातों को ध्यान रखो। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स, ट्रायंगल में तो कोई भी 2 साइड्स उठाओगे कंसेक्यूटिव ही मिलेगी, है ना, तो किसी भी 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मॉड और डिवाइडेड बाय 2 विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम लिखा है हमने, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स अलोंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसी भी पैरेललोग्राम में हमें कोई भी 2 एडजेसेंट साइड के अलोंग वेक्टर पता हो जाए, किसी भी पैरेललोग्राम में कोई भी 2 साइड एडजेसेंट साइड होनी चाहिए ना, एडजेसेंट साइड पता हो तो इस फॉर्मूले पे पुटअप कर देंगे। बोलो ठीक है, अगर हमें इस पैरेललोग्राम में मान लो कि हमें AB के अलोंग वेक्टर पता है, दैट इज वेक्टर A, और AD के अलोंग वेक्टर पता है, दैट इज वेक्टर B, तो जो पैरेललोग्राम की एरिया होगी दैट विल बी सीधा सीधे क्या, इन दोनों का क्रॉस लेकर मॉड, इन दोनों का क्रॉस लेकर मॉड, बस इन दोनों का क्रॉस लेकर मॉड, ये देखो सही है। तो मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सही। तीसरा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, मतलब क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों वर्टिसेस के अलोंग हमें नाम दिया हुआ है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, इसीलिए ABCD। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD जो होगा वो बराबर होगा, दोनों डायगोनल के अलोंग वेक्टर लिख लोगे, डायगोनल AC और डायगोनल BD, फिर उन दोनों का क्या ले लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका क्या ले लोगे, मॉड, और फिर बाई 2। तो ये हमें क्या दे देगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD दे देगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के अलोंग वाला वेक्टर। ठीक है, डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर निकाल के उनका क्रॉस लेना है, फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेना है और डिवाइडेड बाई कितना करना है, 2 करना है, दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। ठीक है, बात हो गया नोट, बढ़े आगे। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर थीटा इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा बताना है। इस क्वेश्चन को नो डाउट हम लोग डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट से जाएंगे तो पहले क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा मिल जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके क्या बता सकते हैं, साइन थीटा, वहां से बिल्कुल कर सकते हैं। तो मन हो तो डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में इस क्वेश्चन को रखा है, तो लेट्स ट्राई विथ क्रॉस प्रोडक्ट।
घर पे खुद से चेक करना, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट से और क्रॉस प्रोडक्ट से दोनों से आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता तो करते। अगर यहाँ कॉस थीटा पूछ लेता तो हम डॉट प्रोडक्ट से करना चाहते तो क्या करते, कॉस थीटा निकालना होता तो क्या करते, एक तरफ डॉट को एक्सपैंड कर देते और एक तरफ डॉट का फॉर्मूला यूज़ कर देते तो कॉस थीटा आ जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो LHS क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ना, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये I J K। ठीक है, मान लो ये पहला वेक्टर हम ले रहे हैं, ये दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स को दूसरी रो बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 3 2 1। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा I कैप कितना 2 - 6 ना, 2 - 6 कितना हो जाएगा -4। फिर माइनस ऑफ J, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, माइनस ऑफ J, ये कवर 1 - 9 कितना -8 और प्लस K। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना 2 - 6 -4 होगा फिर से, इज इक्वल टू कितना आ गया -4I प्लस 8J -4K। ये आ गया अपने पास इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, जहां पे इसको पहले रखा है क्रॉस के और इसको क्रॉस के बाद में रखा है, तभी तो इसके कंपोनेंट को हमने सेकेंड रो बनाई है और इसके कंपोनेंट को हमने थर्ड रो बनाई है ना। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, -4I प्लस 8J -4K है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया बराबर, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आया था वो हमने लिखा है बराबर। RHS कैसे लिखोगे, पहले वेक्टर का मॉड इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। पहले वेक्टर का मॉड कितना होगा 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 1 4 9 यानी 14 ना, तीनों का सम 14, रूट भी लगेगा, रूट 14 हो गया। दूसरे वेक्टर का मॉड 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 9 4 1, तीनों का सम कितना 14, अगेन रूट 14 इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। बोलो सही है, साइन थीटा चाहिए ना, दोनों साइड अब क्या ले लें, वो भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, वेक्टर हटाना है, कैसे हटाएं, दोनों साइड मॉड ले लें। दोनों साइड मॉड लेंगे तो लेंथ आ जाएगी, इधर मॉड लोगे तो कितना आएगा, इधर का मॉड लो कितना आएगा रूट ओवर कितना 16 प्लस 64 प्लस 16, सही है ना बराबर। इधर का मॉड लेंगे तो क्या होगा, n कैप का मॉड तो 1 हो जाएगा, n कैप का मॉड तो 1 होगा बिकॉज n कैप इज व्हाट यूनिट वेक्टर, और ये स्केलर है, इस पूरे का मॉड लग जाएगा। तो रूट 14 तो ऐसे भी मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 14 हो गया, 14 का मॉड तो 14 ही होगा। साइन थीटा का मॉड बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से तो मॉड लगना चाहिए, पर चूंकि क्या है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब भी वेरी होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है 0 से 180 डिग्री, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी इन केस ऑफ एंगल की हम बात करें बिटवीन टू वेक्टर्स। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो ऐसे नंबर्स का मॉड क्या होगा, नंबर खुद होगा ना, जब नेगेटिव होता है तब मॉड हट के माइनस आता है, जब नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना। और मॉड यहाँ पे क्या है, चूंकि साइन थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए इसका मॉड लगना ना लगना एक ही बात है, तो मॉड हटा दो यहाँ से, ये मॉड हट गया, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज कितना साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो ये कितना हो गया 64 और 16 80 और प्लस 16 कितना 96, 96 का रूट कितना होगा जल्दी बोलो, 96 का रूट 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 कितना हो गया 4√6, सही है, 96 का रूट उधर था ना, सही है, बाई कितना 14 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो इसको तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से कट जाएगा तो आएगा कितना 2√6/7, दिस विल बी द साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2√6/7 आ गई। बोलो सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। कहीं कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल बताओगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना।
सही है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो एक बार कोई वर्किंग में कोई दिक्कत आ रही हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार खुद से इसको ना डॉट प्रोडक्ट से इवैल्यूएट भी करना। डॉट प्रोडक्ट से पहले कॉस थीटा निकाल लेना, जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा डायरेक्टली निकाला है, तुम एक बार डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे कॉस थीटा निकालना और फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करना। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे तुम्हें फिर से साइन थीटा यही आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो 2 आएंगी, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है ना, क्योंकि कॉस थीटा तक तो तुम डॉट प्रोडक्ट से पहुंचोगे, तो वहाँ पे एक लास्ट में रिजल्ट नहीं आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर समथिंग। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब समथिंग आएगा तो जब स्क्वायर हटाओगे तो प्रॉपर तरीके से तो प्लस भी आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए जब स्क्वायर हटेगा तो। पर चूंकि फिर से वही एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने मॉड हटाने के लिए दिया, साइन थीटा साइन है एंगल बिटवीन वेक्टर्स का, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमेशा 0 से पाई के बीच में होते हैं, तो साइन थीटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो वहाँ से प्लस माइनस आएगा दोनों, पर माइनस रिजेक्ट कर दोगे, कौन सा रख लोगे? प्लस रख लोगे, तो फिर से वही सेम आंसर आएगा 2√6/7। बोलो ठीक है ना, कर लेंगे। चलो लिखते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए और बी में से कोई भी नल नहीं है। ए डॉट बी का मॉड और ए क्रॉस बी का मॉड दोनों बराबर है, देन फाइंड थीटा। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ताकि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट का मॉड और ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड दोनों क्या हो? बराबर हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोशिश करो, ठीक है। स्क्रीन रोको, और फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सिंपल है, खुद से कर सकते हो, करो जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड करोगे तो ये तो बाहर वाला मॉड है, अंदर क्या आएगा? मॉड ए मॉड बी और कितना? कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने पे और फिर ये मॉड बंद, बराबर यहाँ पे क्या आएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। बोलो ठीक है। अब इसका मॉड क्या होगा बताओ? इसका मॉड पूरे का लेना है ना, तो मॉड ए मॉड बी तो स्केलर्स हैं पॉजिटिव, मॉड के बाहर निकाल लो, तो मॉड ए मॉड बी और क्या बचा? मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा बराबर मॉड ए मॉड बी, सारे स्केलर्स पे मॉड आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी, मतलब ये कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो है ना, और कितना? मॉडुलस ऑफ एन कैप, यही होगा ना। जो स्केलर्स हैं उनका मॉड बाहर कर लिया और एन कैप का मॉड, ठीक है ना। एन कैप का मॉड कितना हो जाएगा? ये तो 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, इसके पीछे की वर्किंग तुम लोग जान रहे हो, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि यहाँ से ये कैसे आया, बहुत सिंपल सी बात है, सभी कर सकते हैं। अब मॉड ए कट जाएगा कि नहीं? इन जनरल तो नहीं कटता है, पर चूंकि वेक्टर ए नल नहीं है, यानी मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि नल वेक्टर ही ऐसा होता है जिसका मॉड वैल्यू 0 होता है। तो ये नॉन ज़ीरो आइटम्स हैं, कट जाएंगे, ये दोनों नॉन ज़ीरो आइटम्स हैं, कट जाएंगे, क्या बचेगा? और ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, एन कैप का मॉड कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ टैन थीटा बराबर कितना? 1। बोलो सही है ना, इधर मॉड साइन है उधर मॉड कॉस है, डिवाइड मारो, मॉड साइन बाई मॉड कॉस यानी मॉड 10 इज इक्वल टू कितना? 1। टैन थीटा का मॉड 1 है, मतलब टैन थीटा या तो +1 होगा या -1 होगा, और थीटा चूंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स है तो 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो 0 से पाई के बीच में वो एंगल्स बताओ जिनकी टैन वैल्यू +1 आए या -1 आए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 और सेकेंड में 3π/4। तो थीटा की 2 पॉसिबिलिटी बनती है, π/4 और कितना? 3π/4। बोलो ठीक है ना, सही है। बहुत सिंपल सी बात थी, ये लाइन अपने से लिख लिए होगे, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हम नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, स्केलर है, बाहर कर लिया, और वेक्टर का मॉड, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। बढ़े आगे। तो थीटा की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो ए और बी के बीच में 2 तरह के एंगल पॉसिबल हैं, या तो π/4 होगा या 3π/4 होगा। दोनों ही केस में ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा इफ़ वेक्टर ए और वेक्टर बी नल गिवन है कि नहीं है। तो थीटा या तो π/4 होगा चाहे 3π/4 होगा। बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, डॉट और क्रॉस दोनों का फॉर्मूला यूज होगा। प्रूफ दैट पीटी, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी ऑलरेडी स्केलर आएगा तो यहाँ मॉड लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में हमने स्क्वायर तो किया ही है, इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। कोशिश करो, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से कर पाओगे। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोशिश करो, दोनों डॉट और क्रॉस को फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। मान लेते हैं ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि फॉर्मूला जब यूज़ करोगे तो कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा आएगा ना, तो मान लेते हैं एंगल इज थीटा। तो ए क्रॉस बी मॉड है, मॉड खोल दिया, ए क्रॉस बी का मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप मॉड बंद होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी यानी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये एलएचएस हुआ। अब देखो कितने आराम से तुम्हें दिख जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, जल्दी से इसको एक्सपैंड कर दो। ये सारे तो स्केलर्स हो गए, इन सारे स्केलर्स के मॉड का स्क्वायर क्या बनेगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है ना, सही है। और एन कैप के मॉड की वैल्यू 1 हो गई, उसका स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो यही तो बचा इस टर्म की जगह, इस पूरे टर्म की जगह जो पहला वाला पार्ट है प्लस के पहले, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है, इतनी है, प्लस इसकी वैल्यू लिख डालो जल्दी से। कितना बनेगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सही है ना। देखो कितना सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया एक लाइन में, मतलब एक लाइन की भी जरूरत नहीं है, वर्बली बोल सकते हैं हाँ इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर इंटू 1 इज मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। बोलो सही है ना। तो ये बराबर कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत, बढ़े आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का, जो हम लोगों ने बातचीत तब तक की है क्रॉस प्रोडक्ट पे, कि उसका एप्लीकेशन क्या है। हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा है। हमें इन दोनों पार्ट के लिए वेक्टर्स बताने हैं। पहले में हमें यूनिट वेक्टर बताना है और दूसरे में वेक्टर बताना है जिसकी लंबाई √2 हो। और ख़ास बात यह है कि वो जो भी वेक्टर्स हम बताएंगे वो वेक्टर इस पे और इस पे दोनों पे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। किस पे, i प्लस जे प्लस के और 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इन दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर हों। पहले में यूनिट वेक्टर, मतलब पहला पार्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद उसको भूल जाएंगे, फिर सेकेंड पार्ट करेंगे जिसकी लंबाई √2 हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले सोचो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों पे क्या हो, इन दोनों वेक्टर्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, i प्लस जे प्लस के पे भी और इस पे भी। तो हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हमें दो वेक्टर्स, देखो कोलिनियर है या नहीं है ये कोलिनियर, नॉन कोलिनियर है। देखो अगर तीनों कंपोनेंट्स का रेशियो देखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, और कोलिनियर में ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो i प्लस जे प्लस के, ये 1, i का रेशियो हाफ आएगा, j का रेशियो -1 आएगा और k का रेशियो भी -1 आएगा। तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर है मतलब पैरेलल नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, पैरेलल नहीं होगा। और जब दो वेक्टर्स इस तरीके से हैं तो इन दोनों का क्रॉस हमें क्या देगा, एक पर्टिकुलर वेक्टर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का, और वो डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला काम तो कर ही देते हैं, इन दोनों का क्रॉस तो ले ही लेते हैं। तो i कैप जे कैप के कैप, ये 1 1 1 और इधर कितना 2 -1 -1। बोलो सही है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा बराबर i कैप कितना, i कैप के साथ इसको कवर -1 -1 कितना +1 -1 +1 कितना 0, i कैप खत्म हो गया।
जे की बात आई तो माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 -2 कितना -3 और प्लस के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना -1 -2 कितना -3। बोलो सही है। तो यहां से सिंप्लीफाई होगी क्या, ये तो हटा दे, जीरो आ गया, कंपोनेंट खत्म कर दो, -j -3 यानी 3j इज इक्वल टू कितना हो गया 3j हो गया और -3k हो गया, -3k हो गया, 3j -3k। ये क्या देगा, ये क्या चीज है, ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर है किसी पर्टिकुलर लेंथ का और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम बोले इसकी लंबाई क्या है तो इसकी लंबाई देखो कितनी है, √9 + 9 यानी √18, 3√2 है इसकी लंबाई। इस वेक्टर की लंबाई कितनी है 3√2, ठीक है ना। तो ये नो डाउट ये जो वेक्टर है, तुम चाहो तो अब देखो इसका डॉट लेके देखो, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर आया है वो इस पे और इस पे क्या आया है, परपेंडिकुलर आया है। तो इसका डॉट इसके साथ जीरो होगा और इसके साथ भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर हमारी वर्किंग सही है तो डेफिनेटली ये जो वेक्टर आया है दोनों के साथ क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो देगा। बिकॉज अगर हमारी वर्किंग सही है तो हमने क्या पाया है, ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर पाया है, और परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर्स होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। देखो 3j और j, 3 -3k और k -3, तो 3 -3 कितना, जीरो। सिमिलरली इन दोनों का डॉट लेके देखो वो भी जीरो आएगा, j और j का डॉट -3 आएगा, k और k का डॉट +3 आएगा, -3 + 3 कितना, जीरो। मतलब ये वेक्टर जो आया है बिल्कुल इन दोनों वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर तो है, पर इसकी लंबाई कुछ और है, कितनी है 3√2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 यूनिट हो। तो पहले तो हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर में पहले कन्वर्ट करें। ये इसकी लंबाई 3√2 है, पर हमें वो वेक्टर लेना है जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट कैसे बनाते हैं, जब उसकी मॉड वैल्यू से डिवाइड करते हैं। इसकी मॉड वैल्यू है कि नहीं 3√2, डिवाइड मारो 3√2 से, बराबर कितना हो गया, 3 कॉमन आके कट जाएगा ऊपर नीचे, कितना बनेगा j - k / √2। सही है ना। ये क्या चीज आई, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आया। ये जो चीज आई ये हमें इन दोनों पर परपेंडिकुलर तो मिला एक यूनिट वेक्टर, पर किस डायरेक्शन के अलोंग, क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन ये नहीं बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में बताओ कौन सा वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, तब आंसर ये होता। क्वेश्चन बोला था इन दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्रॉस के अलोंग भी होगा और क्रॉस के अपोजिट भी होगा। तो ये क्रॉस के अलोंग वाला आ गया, क्रॉस के अपोजिट वाले के लिए क्या करोगे, इसी के आगे कौन सा साइन और यूज कर लेंगे, माइनस। सो फाइनल आंसर कितना आएगा, ± j - k / कितना √2। बोलो यार सही है ना, समझ में आई बात यहां तक, कोई दिक्कत कि ± j - k / √2, दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और यही चीज हमने फॉर्मूले में लिखी थी। हमने फॉर्मूले में क्या बोला था, फॉर्मूले में हमने ये बोला था कि अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए a और b के परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या बोला था, ± a क्रॉस b / मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। सही है ना, ये चीज हमने बोली थी। ये a क्रॉस b देखो यहां पे कहां तक आया है, ये a क्रॉस b है, यहां तक हमने इन दोनों का क्या निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, नहीं ये चीज a क्रॉस b थी। फिर हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b से डिवाइड किया, यानी 3√2 से क्या किया था, डिवाइड किया था। तो ये चीज क्या आई थी, यहां तक आया a क्रॉस b / मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, यहां तक। बट बाहर क्या लगाना था, प्लस माइनस, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड यूज था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट वर्ड यूज था।
तो प्लस माइनस दोनों लगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में आएगा। तो ये देखो प्लस माइनस लगा दिया इसके बाहर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या बोला, इन्हीं दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, पर वो यूनिट वेक्टर नहीं पूछ के जिसकी लंबाई कितनी बोला है, √2 बोला है। √2 लंबा वेक्टर जो इन दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर आ ही चुका है, खाली लंबाई तो बदलनी है। यूनिट वेक्टर ये आया है, ये 1 यूनिट लंबा वेक्टर है जो कि उन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, √2 यूनिट लंबा करना है, k टाइम्स लेंथ k वाला अभी हमने फॉर्मूला नहीं लिखा था, पहले यूनिट वेक्टर वाला लिखाया था ऐसा, और फिर हमने बोला था k यूनिट लंबा। तो क्या बोला था, पहले यूनिट वेक्टर निकालो फिर k से मल्टीप्लाई कर दो। ये यूनिट वेक्टर आया था, अब इसको क्या करो, k से मल्टीप्लाई। k कितना है, √2, तो √2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला √2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, प्लस माइनस j कैप माइनस k कैप। बोलो सही है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, 2 डायरेक्शन के वेक्टर्स आएंगे, एक ग्रीन बोर्ड से बाहर और एक ग्रीन बोर्ड से अंदर। एक होगा j माइनस के और एक माइनस ऑफ j माइनस के, या माइनस को अंदर ले जाओ और क्या लो गया, k माइनस j। ठीक है, तो 2 वेक्टर आएंगे, एक आएगा j माइनस के और एक आएगा k माइनस j। ठीक है, समझ में आई बात। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड वैल्यू से डिवाइड कर देना है और प्लस माइनस लगा देना है, तो दोनों साइड का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और फिर पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अगर मान लो ये वाला पार्ट नहीं भी होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, सीधा ये होता, तो भी रास्ता यही होता, पहले यूनिट वेक्टर फिर जो लेंथ बोला है उस लेंथ से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, सही है यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कर पा रहे हो, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वर्बली कर सकते हैं। ए बी और सी ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है ना, यू डॉट वी लिखा है हमने अपने शॉर्ट एब्रीविएशन ऐसे ही आपस में बातचीत के लिए। दे आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी क्या है, 0 है। ए डॉट बी भी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस बी क्रॉस सी बाई मॉड्यूलस ऑफ बी क्रॉस सी। वेक्टर ए या तो प्लस वाले के बराबर होगा चाहे माइनस वाले के बराबर होगा, इन दो में से ही कोई एक होगा वेक्टर ए, इस दो के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होगा। वर्बल क्वेश्चन है, वर्बली इसको प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में ऑब्वियसली मार्क्स होगा, है ना, स्कूल लेवल टाइप पे अगर आ गया तब तो सब्जेक्टिव हो गया, तब तो लिखना तो पड़ेगा ही ना कुछ, बट वर्बली इसको हम क्रैक कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट कब कब 0 हो सकता है, पहले ये सोचो, ये कब कब 0 हो सकता है। आंख बंद करके कोई काम नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है जेई के लिए एक एक कंडीशन मायने रखती है, चाहे हम उस पर ध्यान दें चाहे ना दें, उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन जरूर होता है। ठीक है, ए डॉट बी 0 झटके में नहीं बोल देना है कि डॉट प्रोडक्ट 0 तब होगा व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, नहीं। डॉट प्रोडक्ट के लिए 3 टर्म्स आते हैं, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 दिया है, ये नहीं बोला कि कॉस थीटा 0 दिया। तो ये जो कंडीशन है इसको देखोगे फिर कहोगे कि हाँ, ए डॉट बी का मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ए 0 हो नहीं सकता, यूनिट वेक्टर है। मॉड बी 0 हो नहीं सकता, यूनिट वेक्टर है। तो 0 कौन होगा, कॉस थीटा ही तो 0 होगा। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बोलो ठीक है, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, सिमिलरली इसको देखो, ए डॉट सी 0 होना है। ए डॉट सी 0 होने का मतलब या तो मॉड ए 0 हो नहीं सकता, लेंथ 1 है ना, यूनिट वेक्टर है, या मॉड सी 0 हो, वो भी नहीं हो सकता, या फिर ए और सी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो बचा वही कि ए और सी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी ए इज परपेंडिकुलर ऑन सी। ए परपेंडिकुलर बी पे भी है और ए परपेंडिकुलर सी पे भी है। ठीक है ना। अब देखो जेई का क्वेश्चन होगा तो इसमें एक डिमांड और आ रही है,
क्वेश्चन को एकदम एरर फ्री बनाने के लिए कि बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, ठीक है ना, क्वेश्चन में मेंशन कर दो, क्वेश्चन में मेंशन कर दो ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं और बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। जेई का क्वेश्चन होगा तो ये सारी बातें मेंशन होगी, तुम्हें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान नहीं होना है। आईआईटी के क्वेश्चंस में एक एक कंडीशन का महत्व होता है, एक एक कंडीशन मायने रखती है, ताकि क्वेश्चन कहीं से, क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी लूज नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मस्ट बी करेक्ट, ठीक है ना। तो ए परपेंडिकुलर है बी पर और ए परपेंडिकुलर है किस पे, सी पर भी। अब देखो यहां से कंक्लूड करो, ए एक ऐसा वेक्टर है जो बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब बी और सी दोनों पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें ए, और क्वेश्चन कह रहा है ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अब बताओ एक यूनिट वेक्टर जो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, वो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो बी और सी दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर। अभी देखा हम लोगों ने कि क्रॉस की हेल्प से लिखते हैं दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर, तो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर यानी बी क्रॉस सी, पर ये क्रॉस एक डायरेक्शन का वेक्टर देगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का। तो बी और सी पे परपेंडिकुलर होना है, तो अगर इस ग्रीन बोर्ड पर बी है और सी है तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन तो राइट हैंडेड सिस्टम से जो आएगी सिर्फ वही आएगी ना, पर ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर तो बाहर आता हुआ वेक्टर भी होगा और अंदर जाता हुआ वेक्टर भी होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगना चाहिए। तो बी क्रॉस सी के बाहर क्या क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। पर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसके मॉड से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, प्लस माइनस बी क्रॉस सी बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। आ गया, बोलो सही है, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। वर्बल था, लिखा तो जबरदस्ती हम लोगों ने, तुम अब सीख गए होगे तो तुम खुद ही सोचोगे हाँ ये तो वर्बल क्वेश्चन था, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वर्बली अब दोबारा कभी करोगे तो वर्बली कर लोगे, ठीक है ना। ए परपेंडिकुलर बी पे भी था और ए परपेंडिकुलर सी पर भी था, और चूंकि बी और सी क्या थे, नॉन कोलिनियर थे, इसलिए बी क्रॉस सी जो आएगा वो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन का एक वेक्टर देगा। पर हमें परपेंडिकुलर की बात कही गई है तो हम दोनों डायरेक्शन लेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे बी क्रॉस सी के साथ। बट चूंकि ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इस वेक्टर के मॉड से क्या होना है, डिवाइड भी होना है, तो डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। सही है, ठीक है ना। इस प्लस माइनस को तुम चाहो तो, जैसे अभी हमने क्या किया, डिवाइड करने के पहले ही लगा दिया था, तुम चाहो तो बाद में लगा सकते हो। पहले प्लस माइनस हटा दो, पहले बी क्रॉस सी एक डायरेक्शन का वेक्टर आ गया, फिर अब उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो भी राइट हैंडेड सिस्टम से आएगा, चाहे बाहर चाहे अंदर, वो देख लेना, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर आएगा वो ये होगा। पर चूंकि हमें ग्रीन बोर्ड से बाहर भी चाहिए, ग्रीन बोर्ड से अंदर भी चाहिए, इसलिए प्लस और माइनस बाद में लगा लेना, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। पहले लगाने में कंफर्टेबल हो तो पहले लगा लेना, बाद में लगाने में कंफर्टेबल हो तो बाद में लगा लेना। बोलो ठीक है, बढ़े आगे चलो। तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी अपन को, ये देखो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, है ना। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, फिर बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एरिया बतानी है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, मतलब उनके एडजेसेंट साइड्स के अलोंग क्या दे रखा है, वेक्टर दे रखा है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। हमने फॉर्मूला लिखाया कि अगर हमें पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर पता हो तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या लेना है, मॉड लेना है। दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर दिया हुआ है, बस इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकाल लेना है, पहले क्रॉस और फिर मॉड। दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कर लेते हैं जल्दी से, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। फिर क्वेश्चन समझ गए ना, एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर दिया है पैरेललोग्राम के,
पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सीधे सीधे क्या, दोनों का क्रॉस, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, दोनों का क्रॉस और फिर क्रॉस लेने के बाद क्या, मॉड्यूलस विल गिव अस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कर लो जल्दी से, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो पहले। तो आई जे के कंपोनेंट 3 1 -2 और 1 -3 4, 1 -3 4, बोलो ठीक है ना। 3 1 -2 और 1 -3 4, बस सॉल्व करो अब इसको। आई कैप 4 -6, तो -4 -6 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। और फिर माइनस ऑफ जे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 12 माइनस ऑफ -2 +2, तो 12 + 2 कितना 14, प्लस माइनस और फिर प्लस के के लिए एक्सपैंड कर दो। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -9 -1 कितना -10, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा -2i -14j और -10k, सही है। -2i -14j -10k, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे, कोशिश करना, आप में से कई लोग इस बात को यूज़ करते भी होंगे। जब भी अब हमें इसका मॉड निकालना है ना, इस वेक्टर का मॉड निकालना है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो मॉड निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना होगा। तो जब भी वेक्टर आ जाए मॉड निकालना हो, तो सबसे पहले देखना कि उसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। कॉमन हो तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल लो, अदरवाइज कैलकुलेशन फालतू में हम लंबा कर रहे होंगे, ठीक है ना। जिन लोग को ऐसे करना हो बिल्कुल करना, -2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 और 10 का स्क्वायर कितना 100, ये कितना हो जाएगा √300 होगा ना, √300 हो गए, 4 196 और 100, ठीक तो है। √300 होगा मतलब कितना 10√3, बोलो सही है। √300 का मतलब कितना हो गया 10√3 हो गया। पर हम ये कहेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन फिर भी आसान था, इसलिए जल्दी से हो गया। कई बार ये डेटा बड़ा गंदा गंदा होता है, हम लोग भी करेंगे क्वेश्चंस, बट कॉमन निकालते ही बड़ा छोटा सा डेटा बन जाता है। तो इसमें जितना कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, मान लो पॉजिटिव 2 कॉमन निकालते हैं, लेट्स से 2 कॉमन करते हैं, तो -i -7j और कितना -5k, बोलो ठीक है ना। 2 कॉमन कर लिया हमने, -i -7j -5k। अब इसका मॉड निकालना है ना, तो ये 2 को तो बाहर रख लो, फालतू वही रूट के अंदर 2 पहले स्क्वायरिंग में आता फिर कॉमन करते, क्या फायदा, 2 पहले ही बाहर कर लो। और बाकी बचे हुए का क्या ले लो, वेक्टर का मॉड ले लो। तो √ कितना 1 + 49 + 25। इस क्वेश्चन में तुम्हें इस बात का खास इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी सिंपल था, बट हम ही लोग ऐसे क्वेश्चंस और कर रहे होंगे जहां पर इस रास्ते से जाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ा गंदा हो जाएगा, और इस रास्ते से जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तब तुम्हें इस बात का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। बट ट्राई टू अप्लाई अभी से, कि अगर हमें वेक्टर का मॉड्यूल निकालना है और कुछ पार्ट हमें कंपोनेंट्स में कॉमन मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल रहा है सब निकाल डालो पहले, ताकि मॉडुलस कैलकुलेशन में जो कॉमन आएगा वो तो ऑलरेडी बाहर रहेगा ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन किया था, पॉजिटिव ही कॉमन किया था, -2 कॉमन किए होते तो -2 का फिर मॉड रख लेते, 2 तब भी 2 आता। हमने पॉजिटिव 2 कॉमन किया था तो 2 का मॉड 2 ही रहेगा, और बाकी वेक्टर का मॉड ले लिया तो 1 49 और 25 यही बनेगा। अब देखो 49 और 1 कितना 50, 50 + 25 कितना 75, 75 का मतलब 5√3, और 2 बाहर पहले से वेटिंग है, तो 2 × 5√3 मतलब कितना 10√3, वही सेम चीज़ 10√3 10√3। बोलो ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी बिल्कुल बताओगे। बाकी की बातें हम लोग फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना। बेसिक वाला बातचीत है, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट पे और काम करेंगे, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने अभी और बाकी हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तब फिर हम लोग अगले टॉपिक, मतलब वेक्टर में ही अभी आगे और टॉपिक्स बाकी हैं, उन पर मूव करेंगे, ठीक है।